नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास। इतिहास में हमने लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा प्रमुख वंश हुआ था, जिसमें हमने कुछ वंश देखे थे जैसे सुनाक वंश, नंद वंश। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज पढ़ेंगे हम यूनानी आक्रमण। क्या पढ़ेंगे हम? यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनानी आक्रमण। हम्म वो कह रहा है कि बात है छठी ईस्वी की। बात है छठी ईस्वी के मध्य में ईरान। ईरान में किसका शासक था? कुरुस का और साइरस। कुरुस या बाद साइरस दोनों सेम ही है। तो कहने का मतलब है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जब मध्य का काल था, तो उस समय ईरान में था। ईरान में कुरुस या साइरस साइरस हकमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। कुरुस या साइरस ने हकमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। बेस्तून और पर्सेपोलिस तथा नक्श रुस्तम अभिलेख द्वारा। ठीक है, ये तीन अभिलेख है। एक बेस्तून, पर्सियोपोलिस या नक्श रुस्तम अभिलेख द्वारा दारा प्रथम के शासन काल का है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हकमानी साम्राज्य है किसके शासन काल का है? दारा साम्राज्य के शासन काल का है। तो इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? एक तो बेस्तून से प्राप्त होती है, पर्सियोपोलिस से प्राप्त होती है। नक्श रुस्तम अभिलेख द्वारा पता चलता है कि जो हकमानी साम्राज्य था वो दारा प्रथम के शासन काल का के समकालीन था। आगे देखते हैं। इनसे जो अभिलेख मिले हैं हमें, जैसे नक्श रुस्तम अभिलेख है, पर्सिपोलिस अभिलेख है, बहस्तून जो अभिलेख है, इनसे क्या था? भारत और पारसी संबंधों के विषय में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। दारा प्रथम दारा जो प्रथम थे, साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेस्तून अभिलेख में प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है दारा जो प्रथम थे उनके साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख कहाँ मिला? एक बेस्तून अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जो हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। तो हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत जो है दारा के साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है दारा के शासन साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? तो 20वां प्रांत था। आगे देखते हैं। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। फिर आते हैं टेसियस। कौन आते हैं? टेसियस। इसके बारे में देखते हैं। टेसियस अंतर्जर अंतर्जर किसी का एक राजवैद था। टेसियस कौन था? एक राजवैद था। कौन था? एक राजवैद था, यानी एक डॉक्टर था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक लिपि का जन्म हुआ। तो पारसिक संपर्क तो खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था भारत के पश्चिम से हुआ था। भारत के पश्चिम से हुआ था, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। और जो खरोष्टी लिपि हुई है वो किससे हुई है? ईरानी से संबंध हुई है, और अरामेक लिपि से संबंधित है। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक, रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। कहने का मतलब है फारसी में जो स्वर्ण मुद्रा है, फारसी में जो स्वर्ण मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? डेरिक। और जो सिल्वर मुद्रा होती है, सिल्वर कॉइन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलोई कहते हैं। कहने का मतलब है फारसी में जो गोल्ड गोल्ड जो होती है गोल्ड मुद्रा जो होती है उसको क्या बोलेंगे? डेरिक। और जो रजत मुद्रा होती है उसको क्या बोलेंगे? सिगलोई। हाँ, ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिम प्रांत में प्रचलित थे। जो ईरानी सिक्के थे सिगलोई के बने थे। सिगलोई का मतलब है काय के बने थे? चांदी के बने थे। किसके बने थे? सिल्वर के बने थे। किसके बने थे? सिल्वर के बने थे। आइए देखते हैं आगे। हम्म अब वो कह रहे हैं कि नंद के अधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों से 8 मिलती है। महापद्नंदी मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि उसमें पुराणों और बौद्धों से उनकी संख्या कितनी मिलती है? 8 मिलती है। और इस वंश का तो अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। किसका? महापद्नंद के मैंने बताया था जो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद। ध्यान रखना, सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद था। उसे यूनानी लेखों में अग्रमीज कहा जाता था। तो उसे धनानंद को क्या बोलते थे? अग्रमीज कहा जाता था। जैनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। जैनोफोन एक इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बताया? बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भत्साला उसका सेनापति था। भत्साला कौन था? उसका सेनापति था।
आगे देखते हैं। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। तो सिकंदर जो था मैसिडोन का एक क्षत्रिय था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, तो हकमानी साम्राज्य को किसने ध्वस्त करा था? तो सिकंदर ने ध्वस्त करा था। आगे देखते हैं। हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व को बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। तो 326 में उसने हकमानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया या ध्वस्त कर दिया और वहां से क्या सोचता है कि भारत में विजय प्राप्त करी जाए, वह सारी सेना को लेकर भारत की ओर बढ़ा। लगभग लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पटाल के यूनान को प्रस्थान वापस किया। यूनान के उन्होंने क्या किया? 325 में सितंबर माह के सिकंदर ने पटाल से यूनान को क्या बोल दिया? यूनान को प्रस्थान उसने वापस कर दिया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो इस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय असबक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मसांग थी। सिकंदर के आक्रमण के समय एक असबक था, एक सीमांत राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों को मारे जाने के पश्चात वहां की स्त्रियों ने शरण धारण की थी। वहां की स्त्रियों ने क्या कहते? शस्त्र धारण कर लिए थे। कहाँ के? एक अस्ब एक क्षेत्र था, जब वहां पर सिकंदर और वहां के लोगों के पास युद्ध हुआ तो वहां की स्त्रियों ने क्या था? शस्त्र उठा लिए थे। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो इसकी जो असबाग एक सीमांत राज्य था, जब उसके पुरुषों की संख्या कम हो गई, वहां की जब स्त्रियों ने वहां से लड़ना प्रारंभ किया तो वहां पर क्या था कि सिकंदर ने था उन स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। हाँ, पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ है। ठीक है, पुरु जो है, ठीक है, ये जो था यहाँ पे उतारा था, पोरस का एक राज्य था। पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। पोरस का राज्य। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। पुरु को कहाँ पराजित किया था? किस नदी के तट पर पराजित किया था? झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य का कुछ नए इलाके प्रदान किए। कहने का मतलब वो इतना शक्तिशाली था पुरु, तो उसने उसे सिकंदर ने क्या था उसको अपना मित्र बना लिया था। आगे देखते हैं। सिकंदर के ने 2 नगरों निकैया तथा बाऊ कैफला की स्थापना की। तो बाऊ कैफला निकैया की स्थापना किसने की थी? बाऊ कैफला की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष की चरम बिंदु सिद्ध हुई। ब्यास नदी जो है वो सिकंदर के चरम हाँ बिंदु सिद्ध हुई। आगे देखते हैं। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया और वहां से क्या बोला? सिकंदर के सैनिक ने बोल दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, तो वहां से क्या सोचा कि वहां से पीछे चलते हैं, तो स्वदेश लौटने का मन बनाया। 323 ईस्वी में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो 323 ईस्वी में क्या हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश जैसे निकैया, बाउकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गया था। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उल्लूक शैली के सिक्के ढाले गए। जब व्यापारिक संपर्क आया तो कौन से उसके साथ ढाले गए? उल्लूक के साथ ढाले। किसके? उल्लूक के सिक्के ढाले गए। आगे देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्न राज्यों में से किसमें का एक का शासन था? तो किसका शासन था जब उसने हमारे पास करा था? तो किसका शासन था? नंद का, घनानंद जो उसके अंतिम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के जो समकालीन था मैंने बताया था कौन था? घनानंद था। तो सिकंदर कौन समकालीन था? घनानंद था। फिर ये देखते हैं फिर एक मिनट। निम्न में आता है कथनों पर विचार करना है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 में भारत को छोड़ दिया था।
तो भारत को छोड़ दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पराजित किया था, तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं किया था उसने। तो आर क्या है, गलत है। आर क्या है, गलत है। और ये क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। सी है, देखो। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र का धारण किया था? तो अभी ये बताया था, मसग बताया था मसग। हाँ, तो वहां पे भी क्या होता है, उन्होंने स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। वहां की स्त्रियों को भी मौत के घाट उसने उतार दिया था। आगे देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन है बस सिकंदर से रिलेटेड। हम्म अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि, एक मिनट। देखो, अब वो कह रहे हैं, भारत और सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है, कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं, सब अपने अपने। पहला सही है। उसका फौजदार बेहतर था, बहुत अच्छा बेहतर था, असबरोही थी। उसके बाद उससे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, हाँ, क्योंकि उसे देशद्रोही शासकों से अच्छा मिले। वे एक अच्छा प्रशासक था, गलत। तो चौथा जिसमें नहीं है वो सही है। इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन कह रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो किसने किया था, पोरस को किया था। किसने कहा था, पोरस को करा था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो कौन नहीं आया, बताओ। तो इसका आंसर है डाई मेक्स। कौन नहीं आया, डाई मेक्स नहीं आया। बस आज के लिए इतना। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। थोड़ा और, एक मिनट, मैं कुछ बातों की चर्चा कर ले रहा हूँ आपसे। देखो, एग्जाम है हमारा पास। हम्म आर ओ आर ओ का जो एग्जाम है वो होगा हमारे पास 4 फरवरी। कब होगा, एक मिनट, कब होगा, 4 फरवरी सन 2024 को होगा। अप्रोक्सीमेट मान के चलें तो समथिंग, ठीक है। जनवरी है हमारे पास, दिसंबर है, और 15 डेज हमारे पास किसके, नवंबर के। किसके हैं, नवंबर के। तो 30 और 30 60 और 15, कहने का मतलब है 75 डे है हमारे पास। और 75 डे में हमको कैसे कैसे फॉलो करना है देखते हैं। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे मोस्ट, जो जो हमारे पास सब्जेक्ट है, पहले उनको उनको कवर करना है। देखो, सबसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना तुम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, समझो 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 पर रखना हिस्ट्री। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 मान लो। हम्म नंबर 3 पे लिखो। नंबर 3 पे रखो आप प्रेफरेंस, जो आपको ज्यादा देनी चाहिए वो है मेरे हिसाब से ज्योग्राफी को। हम्म, तो जिसमें से आएंगे 20 से 25 मान लो, इसमें ईवीएस भी इंक्लूडिंग कर लेना। तो जरा आप देखो, और मेरिट जो जाएगी अप्रोक्सीमेट मानो, आपको टारगेट बनाना है 140 का। टारगेट बनाना है 140 का। 140 आपके पास जब भी आएंगे, मान लीजिए 30 क्वेश्चन ही है, 30 और कितना हो गया, 20, 50, 50 और 70, कहने का मतलब है 70 क्वेश्चन जो हमारे पास ओनली 3 सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। तो पहले हम इनको कवर करते हैं। 70 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं हमको 3 सब्जेक्ट से मिल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात रही तो इसके मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, पीडीएफ के तौर पे। आप उससे तैयार कर सकते हैं, जो मैंने क्रॉनिकल से बनाए और कुछ मैगजीन से बनाए, उनको देख के आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम में मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा। या जितना हो गया, आप अभी जितना हो गया मैं उतना भी पीडीएफ दे सकता हूँ आपको। और देखो, 70 क्वेश्चन मान लो इसमें से हो गए, और अप्रोक्सीमेट मान लेंगे, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है,
रीजनिंग है, यूपी स्पेशल है, साइंस है, और इनसे अप्रोक्सीमम 60 से 70 क्वेश्चन भी इनसे ही आएंगे। और हमको कितना ज्ञान, अगर हम टेस्ट जब भी क्वालिफाई करेंगे या पीटी जब भी हमारा जब भी क्वालिफाई होगा, जब हमारी हिंदी में अच्छी खासी पकड़ होगी, हिंदी, क्योंकि भैया ये पूरा एग्जाम हिंदी पे ही है। हिंदी 60 नंबर की आ रही है, 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने 1-2 टॉपिक्स करा दिए हैं। और 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से या उससे पहले से मैं हिंदी की प्रैक्टिस कराऊंगा डेली, हिंदी की प्रैक्टिस कराऊंगा डेली। टाइम नाइट में कर लेंगे, नाइट में देख लेंगे टाइम, नाइट में करेंगे 9 PM को। 9 PM में डेली मैं टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी हिंदी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इनके डेली पीडीएफ डालूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया 3 सब्जेक्ट अपना फोकस बना लो, करंट अफेयर से बहुत अच्छी पकड़ बना लो। करंट अफेयर अगर बढ़िया है तो आपका पीसीएस भी निकल के जाएगा और ये भी जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।